बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। और अगर आज के टॉपिक के हवाले से बात की जाए तो आज तो हम आज के दिन के हवाले से ही बात करेंगे। आज अमन का आलमी दिन है, यानी कि इंटरनेशनल पीस डे है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि पूरी दुनिया में अमन कैसे कायम किया जा सकता है और कितना ज़रूरी है कि अमन सलामती को कायम किया जाए, अमन की फ़िज़ा कायम की जाए। और जिन इलाकों में, जिन ख़ित्तों में, जिन मुल्कों में अमन नहीं है, वहाँ किस तरह से हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हम इसके हवाले से ही बात करेंगे। आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है और इस मकसद को पूरा करना कितना ज़रूरी है, उसकी अहमियत क्या है, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझ सकते हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने नौजवानों में किस तरह से इनकलकेट किया जा सकता है, किस तरह से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, इसके हवाले से भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का दूसरा टॉपिक भी इसी के साथ ही रिलेट करता है कि जिसमें हम अमन और सलामती की अहमियत को जानेंगे, मुल्क की तरक्की में इसका क्या किरदार है उसको जो है हम हाईलाइट करेंगे कि एक मुल्क का नाम रोशन होने में, एक मुआशरे की तरक्की में और एक मुआशरे का इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने में हम अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियां कैसे पूरी कर सकते हैं, हम कितनी एफ़र्ट्स कर सकते हैं, कौन से इनिशिएटिव लेने ज़रूरी हैं और हर लेवल पे ये इनिशिएटिव्स किस तरह से लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये बात करें कि एक मुल्क में अगर अमन इस्तेहकाम है और मुआशरा जो है वो तरक्की कर रहा है तो सिर्फ वहाँ की स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वहाँ के अफराद की क्या ज़िम्मेदारी है, इंडिविजुअली हम ये ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी कर सकते हैं और अपने मुल्क की तरक्की और मुल्क का नाम रोशन करने में, इसका अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। पहले आलमी यौम अमन के हवाले से बात होगी, इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट करने के हवाले से बात होगी, फिर उसके बाद हम जो है वो प्रोग्राम के दूसरे सेशन में बात करेंगे कि हम अपने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, अपने मुआशरे को तरक्की की तरफ किस तरह से ले जा सकते हैं और इसके बस हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको समझना कितना ज़रूरी है। टॉपिक से रेलिवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आज के दिन की मुनासिबत से कुछ शेयर करना चाहें, कोई सजेशन उनके माइंड में हो जो देना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप भी लाइव कॉल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराएंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ होगा, लेकिन जी उससे पहले मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 38, मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। अमन का आलमी दिन है और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो जानेंगे अपने मेहमानों से। और मेहमानों में हमारे साथ जो मौजूद हैं आज उनको वेलकम करते हैं स्टूडियोज़ में। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं रुबाब ज़ैनब, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं। आप मैनेजर हैं डेवलपमेंट पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रुबाब, खैरियत से हैं? रुबाब के साथ आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं जी सैयद अली हमीद साहब हमारे साथ
साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं अली, खैरियत से हैं? बहुत अली के साथ आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सच सवेरा में एडिटर वॉइस ऑफ ईस्ट हैं सैयदा कुदसिया मशहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं कुदसिया, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले रुबाब से करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगी। जी रुबाब, क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से? जी, आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि अमन जो है उसके बगैर तो आप ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। हालत जंग में या जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हैं स्पेशली, वहाँ पर हालात किस तरह से हैं, लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। तो एक चाइनीज़ कहावत है, मैं उससे स्टार्ट करूँगी, जिसमें वो पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अगर किसी की रूह जो है वो रोशन है या पुरनूर है तो वो शख्स खूबसूरत है। अगर एक खूबसूरत शख्स है तो उसके घर में जो है वो हम आंगी है, अमन है। और अगर आपके घर में हम आंगी और अमन होगा तो इसका मतलब है कि आपकी जो नेशन है उसके अंदर एक ऑर्डर, एक तरतीब होगी। और अगर नेशन के अंदर तरतीब है तो उसमें आप वर्ल्ड पीस अचीव कर सकते हैं। तो जो आपका आज का टॉपिक है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो मेरा ये बिलीव है कि जो सब ये प्रोसेस है वो एक फ़र्द से स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टेट आपको पीस कायम करके नहीं दे सकती। वो आपको इंस्टीट्यूशंस दे सकती है, लॉ दे सकती है, पॉलिसीज दे सकती है, ऑब्वियसली बिल्कुल। लेकिन आप फ़र्द के साथ जब हम काम करेंगे तो ही आप उस पर, जैसे हमारे यहाँ जो है एक चीज़ है कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ आपको एक पीस प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप ऊपर से नीचे चले जाएं या नीचे से ऊपर आ जाएं तो आखिर में फ़र्द पर ही सारी बात आती है। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी सोसाइटी में रहते हुए हमारे रवैये क्या हैं और हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीस प्रोसेस के अंदर, और उस पीस को अगर हमने एक दफ़ा बिल्ड कर रही है तो हम कैसे उसको कीप कर रहे हैं। यानी ये एक मेरा ख्याल है कि सब कुछ फ़र्द के गिर्द घूमता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि पीस प्रोसेस चलते रहना चाहिए, इसकी सस्टेनेबिलिटी की जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी हम किस तरह से पूरी कर सकते हैं। अली से जानते हैं। अली, अमन का रहना और अमन कायम करना कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अमन का आलमी दिन मुबारक, और आपको पाकिस्तान में अमन मुबारक। आज अगर हम ये बैठ के यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये इसी की बदौलत है कि हमारे वतन अजीज़ में अमन है। जिन माशरों के अंदर अमन का जो प्रोसेस है वो जब सबुताज होना शुरू होता है तो माशरे के तमाम जो पहलू हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि शुक्र है कि हमारे मुल्क में अमन की सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अमन कैसे कायम किया जा सकता है। अब कायम बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। देखिए, हम अक्सर जब कहते हैं, फॉर इंस्टेंस हम मिसाल देते हैं, हम कहते हैं नमाज कायम करें। कायम का लफ्ज़ चंद ख़ास अल्फाज के साथ मुरक्कब के तौर पर, कंपाउंड के तौर पर इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ कायम करने की बात होगी वहाँ कोशिश का एलिमेंट होता है, वहाँ साथ मिलकर अकेले कहा जाता है तो नमाज पढ़ने का कहा जाता है। जब कायम करने की बात की जाती है तो इसका मतलब है कि आप मिलकर आइए। और इसके अंदर कंटिन्यूटी भी शो होती है। अली, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आप ही से जानेंगे कि आप मजीद हमारे साथ क्या शेयर करेंगे। आप भी लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आज के दिन की मुनासबत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। ब्रेक से नाज़रीन वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अमन के आलमी दिन के हवाले से और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल। उसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अली से ही कहेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें कि अमन का कायम रहना क्यों ज़रूरी है। जी अली। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से मुनक़ते हुआ कि कायम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर एक सेंस है कलेक्टिव एफर्ट की, कि हमने सब ने मिलकर एक कोशिश करनी। अब कोशिश क्यों करनी है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये हमारी जिम्मेदारी है या चॉइस है? एक तो जब चॉइस की बात की जाती है तो फिर आप सोचते हैं कि यू कैन गेट अवे विद इट, मैंने ना किया तो कोई और कर लेगा। ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है
कि मुआशरे का हर फर्द अपनी अपनी डोमेन में जब अमन कायम करता है तो मुआशरा कलेक्टिवली एक कॉमन पॉइंट की तरफ जाता है जिसको हम पुरअमन मुआशरा कहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि स्कूल में अमन ना हो, यूनिवर्सिटी में अमन ना हो, लेकिन आप कहें कि समाज बड़ा पुरसुकून है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि गलियों, बाज़ारों, मार्केटों में लड़ाइयाँ हो रही हों लेकिन हमारे अस्पताल और मसाजिद बड़ी पुरअमन है। तो हर बंदे को, हर मुआशरे के तबके को अपनी अपनी डोमेन में इसके लिए काम करना होता है और ये फ़र्ज़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चॉइस नहीं। बिल्कुल, ये चॉइस नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो अमन को कायम करना है उसमें एफर्ट करें, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो यकीनी बनाएं। कुदसिया, आप क्या कहना चाहेंगी आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन जब अमन की बात करते हैं तो हम हर चीज़ में हम ज़िंदगी में रहनुमाई हासिल करते हैं तो हम कुरान और हदीस सबसे जो है उसका बेहतरीन जो है ज़रिया है। अगर आप देखें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उन्होंने फ़रिश्तों से कहा कि मैं अपना ज़मीन पर नाई बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने आगे से कहा कि या अल्लाह, हम तेरी तस्बीह और इबादत करते हैं और ये जो इंसान आएंगे तो दुनिया में कश्तो हून करेंगे, हुरेज़ी करेंगे, यहाँ पे जंगें होंगी, खूनी जंगें होंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो देखें, दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसमें बनाई है, ऑपोजिशन में बनाई है। जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे हैं, दिन है रात है, इस तरह अमन है तो जंग है। यानी कि अल्लाह ताला बावजूद इसके कि जानते हुए कि इंसान की ये फितरत का हिस्सा है कि वो खूनी जंगें करेगा, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया। बेशक। तो जब हम अमन की बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि जंगें तो होती रहेंगी लेकिन हम उसमें क्या एफर्ट कर सकते हैं। सही। क्योंकि वो इंसानी फितरत का हिस्सा है। उसने किसी ना किसी तरीके पे, किसी ना किसी इशू पे, चाहे आप मालिक की सतह पर देखें या आप इंसानी जो मामलात हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस पर आप देखें तो इंसान की फितरत में ये है कि वो तनाव हो जाता है किसी ना किसी वजह से। तो हमारी उसमें एज अ ह्यूमन बीइंग क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले तो वही बात है कि आपने अपने इनफरादी सतह पर क्या करना है। सही। लेकिन इस वक्त जब हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इनफरादी हैसियत में इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि हुकूमती हैसियत में। जब आप हुकूमतों की बात करते हैं, जैसे आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसमें जो वहाँ की पब्लिक थी या आवाम थी, उनकी मर्ज़ी से वो स्टार्ट नहीं हुई थी। सही। आप देखें कि सफारती सतह पर और अस्करी सतह पर कई महीने और सालों से जो है वो तनाव चला आ रहा था, जिसकी वजह से पहले उन्होंने एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई कि हंगरी ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक को जो है वो असैसिनेट कर दिया। तो वो उन्होंने क्यों किया था? उनको नहीं पता था कि इसकी रिपरकशंस आएंगी। बिल्कुल वो जानते थे, लेकिन एक अपना आप ऊंचा दिखाने के लिए कि हम इस कंट्री को दबा लेंगे। अब फिर जिस कंट्री को उन्होंने के साथ किया, उनके जो सर्बिया था उनका रशिया के साथ थे, सपोर्ट की रशिया उनकी मदद के लिए आ गया, हंगरी के लिए जर्मनी आ गया। तो फिर वही बात है कि जो आपकी फ्रेंडशिप होती है आपने उसको भी निभाना होता है। बिल्कुल। तो एक एक करके कंट्री आती गई और आपने देखा कि 4 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 90 लाख लोग हलाक हुए पहली जंग अजीम में, और दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 6 करोड़ लोग हलाक हुए। तो जब हम अमन की बात करते हैं, आप उसकी जो वजूहात हैं जब तक उनको नहीं देखेंगे, जिन वजूहात की वजह से जंगें होती रही हैं आज तक, सही, तब तक हम उसका जो है वो हल नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल सकते और ना ही समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो वजूहात को जो है वो काउंटर करना, जिस तरह की कुदसिया कह रही है रुबाब, कितना ज़रूरी है, और फिर इन वजूहात का सदेबाब करना कि इनके लिए सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने। वो तो एक बेसिक आपकी रूट कॉज है कि आप अगर रूट कॉज आपको पता चल गई तो आप उस इशू को एड्रेस कर लें। जब हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिखाते हैं या रेजोल्यूशन, तो उसमें हम यही मॉडल पढ़ाते हैं कि पहले तो आप देखें कि उसकी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या हैं। तो कुदसिया ने काफ़ी इंटरनेशनल पैराडाइम में बात की है, तो उसको वापस जो अली ने भी कहा कि फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि यू हैव अ चॉइस। तो उसमें जो मैं ज़्यादा बात करूँगी सदेबाब पे, जो काम हम करते हैं, मैं क्योंकि पीस बिल्डिंग में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, तो हमने ये देखा कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनको इंगेज करना पीस बिल्डिंग के हवाले से, पीस कीपिंग के हवाले से बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ये है, ऑब्वियसली और बहुत सारे हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी का रोल है उसके अंदर। तो हमें ये लगा कि एक रिलीजियस लीडर्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दे आर द वन जो कि हर फ्राइडे को फ्राइडे सरमन दे रहे हैं, लोकल कम्युनिटी के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं। और क्योंकि हम एक प्रीडोमिनेटली रिलीजियस कंट्री हैं, तो हमारा वो भी है कि इमाम जो है मस्जिद का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
तो उनको इंगेज करना, उनको ये सारी स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है और वो आपकी ओपिनियंस बनाने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। सेकंड आपकी विमेन है, क्योंकि अगर आप विमेन को पीस बिल्डिंग में इंगेज करेंगे तो दैट मीन कि आपने हर हाउस होल्ड को कर लिया है, ठीक है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो परसेप्शन है विमेन के बारे में हमारी सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, हमारे उसकी वजह से कि दे आर नॉट परसीव्ड एज समबडी केपेबल ऑफ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उनके साथ भी काफ़ी काम करते हैं और उनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड इज़ यूथ, क्योंकि वो आपका फ्यूचर है, देयर होप फॉर द फ्यूचर। अगर आप यूथ के साथ काम करेंगे तो ये तीन वो हैं जिसमें अगर आपने इनको एम्पावर कर दिया है, ये कम्युनिटी लेवल पे काम करेंगे तो आपकी उन वजूहात का सदेबाब हो सकता है ऑन अ वेरी लोकल लेवल। बिल्कुल। तो यूथ को किस तरह से गाइड करते हैं, जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि उलमाए कराम को इंगेज करना, ख़वातीन को इंगेज करना, यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ को किस तरह से जो है वो इंगेज किया जाता है, किस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है? हम जो एक हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि आपकी ज़्यादातर यूथ कहाँ पर आपको मिलेगी, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और मदारिस में। तो आप थोड़े से, क्योंकि आप फर्स्ट ऑब्वियसली आप छोटे लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर जो आप चाहते हैं कि यूथ इसके ऊपर काम करे और इसको नेक्स्ट स्टेप लेके जाए, तो थोड़ी सी उस एज में आपको लाना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी और उधर से मदरसे की सेम एज लेवल के बच्चे हैं, उनको आप इंगेज करें, क्योंकि वो एक तो सब जो हैं यूनिवर्सिटी से फ्री होंगे, एजुकेशन कंप्लीट करेंगे या मदरसे से, तो वो वापस आपकी कम्युनिटी में आ रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई रोल आएगा। तो बिफोर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनको आप ये पीस बिल्डिंग क्या है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिवर्सल है कि पावर ऑफ वन, जो कि अली ने भी कहा कि हर इंसान को रोल प्ले करना है। तो आप एक बंदा क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, कहीं आप नेगेटिव रोल तो प्ले नहीं करें। अपने गुस्से से, अपनी इंटॉलरेंस का हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इशू है, आप उसको ट्रैफिक में भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हर मामले में देख सकते हैं। इस इंटॉलरेंस को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है और ये पीस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में कितना हेल्पफुल साबित होता है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और अपने तमाम मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। अमन का आलमी दिन और हमारी ज़िम्मेदारी, इस पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अमन कायम करने के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों को हाईलाइट कर सकें कि इंडिविजुअली हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे समझना है और फिर कलेक्टिव एफर्ट किस तरह से करनी है, कौन से इनिशिएटिव्स लेने हैं, किस तरह से ये इकदाम उठाने हैं ताकि हमारे मुल्क में भी अमन कायम हो सके और फिर यही अमन जो है वो सिफारती सतह पर भी हो, मुल्की सतह पर भी हो और पूरी दुनिया में अमन कायम करने की एक जो कोशिश, एक ख्वाहिश है, उसमें कहीं ना कहीं हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सके। ब्रेक पे जाने से कबल जो रुबाब से बात हो रही थी अली, उसी को कंटिन्यू करते हैं। रुबाब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम ये चीज़ जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी देखते हैं, मुल्की सतह पे भी देखते हैं, सफारती सतह पे भी देखते हैं कि इनटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है और शायद यही वो वजह है जो अमन कायम नहीं रहने देती। असल में अगर मैं ये कहूँ कि अमन कायम नहीं रहता तो इंटॉलरेंस बढ़ रही होती है, ये भी इसको देखने का एक ज़ाविया है। बिल्कुल ऐसे ही। बात यह है कि जैसे कुदसिया फरमा रही थी कि तनाव होना यानी तनाज़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना बड़ी नेचुरल सी बात है, फितरी बात है। ये बात यहाँ तक हम इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हम ये इत्तेफाक नहीं करते कि उससे वायलेंस जो है वो भी फितरी बात है। वायलेंस इज़ ऑलवेज अ चॉइस, कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। वो बहन भाइयों के दरमियान भी होता है, माँ बाप के बीच भी होता है, सोसाइटी के हर सेगमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनेविटेबल, वायलेंस इज़ अ चॉइस। इसी तरह जब माशरे के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ बातों पर एक कशीदगी में इजाफा हो रहा होता है, लेकिन कशीदगी का रिजल्ट या नतीजा बहरहाल तशद्दुद की सूरत में निकलना, ये एक बदकिस्मती की बात है। अब हम जब बात करते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ी है तो इस वजह से अमन शायद, अब इंटॉलरेंस क्यों बढ़ी? देखिए, इंटॉलरेंस के बढ़ने के, जब भी आप कोई चीज़ आपके सामने कोई फिनोमेना आता है तो आप उसको ब्रेक डाउन करके देखने की कोशिश करते हैं
कि मुख्तलिफ उसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, उसके अंदर सोशल कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, उसके अंदर कल्चरल कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, उसके अंदर मिक्स्ड कंट्रीब्यूटर्स या हाइब्रिड कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं। जिस भी मुआशरे में हमने पिछले सालों में देखा कि बड़े जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ या मुहज़्ज़ब मुआशरे कहते हैं, वहाँ पे भी जब सूरत हाल या कवानीन थोड़े से कमज़ोर हुए, मॉब सामने आ गए, वहाँ पे ATM लुटना शुरू हो गए, वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई, तो कानून का कमज़ोर होना या उसमें कोई सुगम होना, उसके अंदर कोई उसके अंदर झोल होना, उसके अलावा माशरती सतह पर रवैये ऐसे जब आप पॉलिसीज़ ऐसे बनाते हैं जिसमें फॉर इंस्टेंस आप एक ग्रुप को एम्पावर करते हैं, दूसरे के साथ कोई ज़्यादती करना की कोशिश करते हैं, तो वेजिटेशन उससे क्रिएट होती है। उसके साथ साथ आप जब ये करते हैं कि आप ये अमन को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, अगर आपको लगता है कि जनाब ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जबकि ये रियलाइज़ करना कि कॉमन सेंस की बात नहीं है। जब आप इसको कॉमन सेंस समझने लगते हैं तो आप इसको सिलेबस में कवर नहीं करते हैं, आपके असातिज़ा यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं कि इसके लिए काम करना है, आपके प्रोफेशनल्स यंग प्रोफेशनल्स को ये नहीं बताते हैं कि आपने अपना काम करते हुए समाज के अमन को कायम रखने के लिए क्या करना है। तो वेरियस कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन कंट्रीब्यूटर्स को स्टडी करना, रिसर्च करना मुआशरे के सोचने वाले अफराद की जिम्मेदारी होती है, और मुआशरे के सोचने वाले अफराद को फैसिलिटेट करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। मसलन जो रिसर्चर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या दानिश्वर हैं, अब अगर वो इस रोजी रोटी के चक्कर में पड़े रहेंगे, अगर उसी वो रेट रेस से नहीं निकलेंगे, तो बसा औकात ऐसे होता है कि मुआशरे के वो जो प्रेसिंग इश्यूज हैं वो उन पर बात नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ हैंड्स इन हैंड चलती है। रियासत की जिम्मेदारी अलग होती है, रियासत के जो सतून हैं, अब तो मीडिया भी एक सतून है, आपकी भी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के अलावा भी इस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सब जो मिलकर जब काम करते हैं तो फिर जो मसले जहाँ जहाँ होते हैं उनको फिर हल किया जाता है। बिल्कुल हल किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ हम ये देखते हैं कि एक सोच का किरदार भी बहुत है, रवैये का किरदार, मिजाज का किरदार। ये जो इगोइस्टिक बिहेवियर है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे आगे किसी की आवाज़ नहीं हो सकती, मैं सुपर पावर हूँ, शायद जो इंटरनेशनली हम देखते हैं कि जो ममालिक सबूताज करते हैं पीस प्रोसेस, वो इसी सोच के तहत होते हैं, या उनमें जो हुक्मरान हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी ये सोच होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अभी आप देखेंगे खुद जो बाहर वेस्टर्न तजिया नगार हैं वो भी इस पर बात करने लग गए हैं कि वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स है हम लोगों को। वो अपने वाइट रेस के बारे में बात करते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मसला हो या ना भी हो तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं वहाँ की जमहूरियत बचाने के लिए। तो उनकी जो इंटेलिजेंशिया है, जो सही लोग हैं, वो खुद इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब देखें दुनिया में इस वक्त जितने मेजॉरिटी रीजन्स में वॉर हो रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि किसी न किसी फॉर्म में अमेरिका इन्वॉल्व है। तो जब अफ़गान वॉर के बाद सोवियत यूनियन जो है टुकड़े टुकड़े हुआ और बायपोलर वर्ल्ड से हम यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ आए, तो हमने देखा कि अमेरिका ने अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझ के हर जगह पे जो है वो अपनी टांग घुसानी शुरू की। बिल्कुल। तो ये एक जब अगर हम यूनाइटेड नेशंस को देखें कि ये आपने बनाई किस लिए थी यूनाइटेड नेशंस, आपने तो इसलिए बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि आइंदा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वॉर्स ना हो। तो हमें यूनाइटेड नेशंस के किरदार को भी उसके जो मनफी और मुस्बत पहलू हैं उन पर गौर करना चाहिए कि क्या वो अपने जिन मकासद के लिए उसका क़याम ज़हूर पजीर लाया गया था, क्या वो उनमें कामयाब हुई है कि नहीं हुई। किन किन इशूज़ पे जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करी है वहाँ पे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान इज़ द 5th कंट्रीब्यूटर इन पीस कीपिंग फोर्स, UN की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें हमारे 6000 से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान से जो लोग हैं और हमारी इवन पुलिस से जो लोग हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। वो कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हैं, दारफूर सूडान में हैं। तो हमारा जो अगर आप पाकिस्तान की अमन के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान तो अपना किरदार अदा कर रहा है। सही। और आपको पता है कि मसला कश्मीर पर तो मैं बात करती रही हूँ, उस पर अगर आप उस हवाले से भी इस पर देखते हैं पाकिस्तान का किरदार, तो हम लोग तो अभी भी अमन की बात कर रहे हैं, हम तो अभी भी इंडिया को डायलॉग के टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर पाकिस्तान के किरदार को देखा जाए बहैसियत यानी कि सरकारी सतह पर, अस्करी सतह पर, हम लोगों ने हमेशा दुनिया में हर लिहाज से अमन लाने की कोशिश की है। जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहाँ पे भी इस वक्त इशूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की कोशिश होती है कि वहाँ पे UN पीस कीपिंग की फॉर्म में जाके आप हेल्प करो, मदद करो। सो अब हमने ये लेकिन ये देखना है कि ताली दो हाथ से बजती है। अगर हम अमन चाह रहे हैं और दूसरी कंट्री अमन नहीं चाह रही तो अब कैसे अमन हो सकता है। बिल्कुल। सो अमन
कहना बहुत आसान है कि जी अमन कायम करो, लेकिन उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करवाना यकीनन बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें जो है हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे। इसके हवाले से उनके पास क्या सोल्यूशंस, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक की जानिब, बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सब सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, यानी कि अमन के आलमी दिन के हवाले से, और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, मुल्की अमन व इस्तेहकाम को कायम रखना कितना ज़रूरी है, इसके लिए क्या इकदाम उठाने और इसकी अहमियत क्या है, इसके हवाले से भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारी टीम ने आज के दिन की मुनासिबत से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमन समाज की उस कैफियत का नाम है जहाँ तमाम मामलात मामूल के साथ बगैर किसी पुरतशद्दुद के चल रहे हों। अमन का तस्वर किसी भी मुआशरे में तशद्दुद की गैर मौजूदगी या फिर सेहतमंद मस्बत बैनुल अक़वामी या बैनुल इंसानी ताल्लुकात से ताबीर किया जाता है। इस कैफियत में मुआशरे के तमाम अफराद को समाजी मुआशी मुसावात और हकूक हासिल होते हैं। इंसान इब्तदाई आफरीनश से ही अमन, चैन, खुशी, सुकून और इत्मीनान का ख्वाहां रहा है, क्योंकि अमन हर इंसान की जरूरत है। कोई भी इंसान उस वक्त तक चैन सुकून और खुशी से नहीं रह सकता जब तक उसे हर तरह का अमन हासिल न हो। इसी तरह कोई भी समाज, मुआशरा और मुल्क अमन के बगैर खुशहाल नहीं बन सकता। इसीलिए तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के बावजूद भी हर जबान पर अमन का नारा है। आलमी इदारों के कौलो फेल में तजाद है। अमन का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, मगर आज मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 411 दिन हो गए। वहाँ हर घर जेल, अस्पताल और कब्रिस्तान बन गया है। वहाँ इंसानियत सोच दास्तानें रकम की जा रही हैं। दरिंदगी की इंतहा है, लेकिन अमन के नाम निहादों ने इस कर्फ्यू को खत्म करवाने में कोई कोशिश नहीं की। आलमी कुव्वतें और इदारे खुद अमन के आलमी दिन का मजाक बना रहे हैं। इसराइल, अमेरिका और भारत एक मुसल्लस है जो दुनिया का अमन तबाह कर रहा है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि मुख्तलिफ दीनी, सियासी और लिसानी ग्रोहों के मुसल्लह विंग्स खत्म किए जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ जराइम में मुलविस मफरूर अफराद न सिर्फ यहाँ पनाह लेते हैं, बल्कि बाख्तियार अफराद की छतर छाँव में आज़ादी से गैर कानूनी हरकतें भी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़े जाने और सजा मिलने का खौफ नहीं होता। अगर तमाम मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए तो मुआशरे से गैर कानूनी अमाल और जराइम की शरह में कमी वाक़ई हो सकती है। इस हवाले से पुलिस और अदलिया पर बहुत सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जाती पसंद, नापसंद और मफादात से बुलंद तर होकर मेरिट की बुनियाद पर फैसलों को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मुआशरे के तमाम इदारों और अफराद पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए अपनी अपनी सतह पर अपनी गली, मोहल्ले, इदारे और कस्बे या शहर में अमन के अमली इकदामात करें। इर्द गिर्द जराइम पेशा लोगों की मौजूदगी पर नजर रखें और इस हवाले से मुतालिका इदारों को इत्तला करें। जी, इंटरनेशनल पीस डे के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी, और इसी रिपोर्ट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। कुदसिया साहिबा से बात करेंगे, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से कबल भी बात कर रहे थे। कुदसिया, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं जैसे रिपोर्ट में भी देखा कि एक जानिब तो हम इसके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ और आवाज़ उठाने की बात करें, दूसरी जानिब जो कश्मीर के हालात हैं वो अमन और सलामती कहीं नज़र नहीं आती। वहाँ तो मजालिम, बर्बरियत और जुल्म की इंतहा नज़र आ रही है दिन ब दिन। अब देखें, कश्मीर जो है, एक मुझे ये अफसोस के साथ बात कहनी पड़ रही है कि जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का इशू होता है तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसको नज़रअंदाज कर देती है। बिल्कुल। अब ईस्ट तिमूर जो है इंडोनेशिया में एक इलाका था जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया था, और वो अलग होना चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, तो और वो चाहते थे कि रेफरेंडम करवाया जाए और आवाम का जो है ओपिनियन, जैसे हम कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत जो है इस्तेमाल करने का हक़ होना चाहिए। वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने जल्द अज जल्द चंद माह के अंदर जो है वो रेफरेंडम करवाया, उनको आज़ादी दिलवा कर अलग कर दिया, अलग मुल्क बना दिया। अब कश्मीर की तरफ क्यों नहीं होता? फिर वही बात होंगी कि फ़लस्तीन की तरफ क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करता? अब आप देखें कि
अक़वाम मुत्तहिदा को हमने क्या कहना है? आप ये देखें कि अपने जो हमारे अरब ममालिक हैं, जो जिसको हम मुसलमान उम्मा का एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, वो ही इसराइल को तरह तस्लीम कर रहे हैं और फ़लस्तीन के बिहाफ पे जो है वो डील्स कर रहे हैं, पीस डील्स कर रहे हैं। बिल्कुल। सो सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है कि कश्मीर के हल ना होने की और फ़लस्तीन के मसले के हल ना होने की, कि हम लोग खुद ही मुत्तहिद नहीं हैं। पहले तो हम लोगों के अपने इत्तेहाद की ज़रूरत है। सही। हम लोग अपना जब तक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बयान कर सकते हैं, इस्लामी ममालिक में ही कश्मीर के इशू पे मुस्लिम ममालिक आपस में इकट्ठे नहीं है। आपने जो OIC बनाई हुई है, OIC में कश्मीर पे हमने करवाना था, जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसी के ऊपर बहस हो रही है कि कुछ ममालिक हैं जो उसमें रोड़े अटका रहे हैं, वो नहीं होने दे रहे। तो हम कैसे किसी की तरफ इशारा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वो नहीं कर रहे? ये तो एक इसकी एक बैनुल अक़वामी जो जहत है। मैं रुबाब जो भी बात कर रही थी कि इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। आप देखें कि अमन की जब हम बात करते हैं, आप कुरान में अल्लाह ताला जो है वो ये मुसलमानों से फरमाता है कि जब तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करे तो उसी लेवल का, इक्वल लेवल का बदला लो, लेकिन बेहतर है कि माफ़ कर दो। तो ये तो एक अमन की सबसे पहला स्टेप है कि आप माशरे में जो वायलेंस ये कह रही हैं कि हमारे अंदर एक इंटॉलरेंस आ गई है, वो यही है ना कि हमने इस्लामी तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया। इजाज़त दी है अपना बदला लेने की, लेकिन बेहतर यही है, वो तकवे का लेवल है कि आप माफ़ कर दो। जब आप माफ़ करोगे तो क्या होगा? आपने कई इस तरह की देखी होंगी वीडियोज़ वायरल हुई हुई हैं कि अमेरिका में या किसी बाहर वेस्टर्न कंट्री में मुसलमान बूढ़ा आदमी है, उसके बेटे को जो है वो किसी नॉन मुस्लिम ने कर दिया है, वो बड़ी अदालत में उसको कहता है कि मैंने कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह का रिलीजन है और किस तरह के लोग हैं कि अपने बेटे के कातिल को जो है वो माफ़ कर रहे हैं। तो आप जब एक नेकी करते हैं, किस तरह का आप अमल करते हैं, तो आप एक सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं नेकी की और अमन की और माशरे में आसानियाँ फैलाने की। जब वो कहते हैं कि ये एक बंदा ऐसे कर रहा है तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। तो जहाँ हम बैनुल अक़वामी उसको देखते हैं मामलात को, इसी तरह से हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। दोनों सतह पर जो है वो काम हो सकता है। हम पब्लिक जो आवाम है वो इंडिविजुअल लेवल पे करें और जो हुकूमतें हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी सतह पे करें ताकि अमन जो है वो बरकरार रह सके। रुबाब, जिस तरह की अभी कुत्सिया ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इंडिविजुअल लेवल पे या फिर अगर मुल्की सतह पे बात की जाए तो मुल्क के अंदरूनी जो साजिशें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए भी हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है वो निभाना है और इन्हीं ज़िम्मेदारियों में अमन कायम करने की कोशिश, काविश और एक जुस्तजू रखनी है कि हमने जो है अल्टीमेटली हमारा मिशन और गोल जो है वो अमन कायम करना हो। ये सोच कैसे इनकलकेट की जा सकती है? आप देखिए कि ये इस पे मैंने काफ़ी गौर व फिक्र किया कि हर सोसाइटी, हर कंट्री के अंदर दो तरह की फोर्सेस एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। एक मेरे और अली जैसे लोग हैं जो पीस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग आउट ऑफ वे कि वो जाकर कुछ भी कर रहे हैं ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें, वो ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे जिसको हेट स्पीच कहते हैं, हम हेट लिटरेचर है, आप देखती होंगी हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, फेसबुक वगैरह पे इतनी ज़्यादा आती हैं। तो आपका वो बीच का कहीं एक आपको कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। तो जैसे अगर हम इंटरनेशनल पैराडाइम में बात करें तो हर साल पीस डे का एक थीम होता है। इस साल का है शेपिंग पीस टुगेदर। तो सारे कंट्रीज़ को सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। आप एक मुल्क जो है, इवन कि यूनाइटेड नेशन की पावर सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अलोन यूनाइटेड नेशन भी कुछ नहीं कर सकता। अब जो हमारी जो पूरी एक हिस्ट्री है, आई वॉन्ट गो देयर, लेकिन जो एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन की हिस्ट्री है, इंटॉलरेंस की, अब वो यूनाइटेड नेशन तो नहीं आके एड्रेस करेगा ना। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरा, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। लेकिन आप वही अगेन आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। आप ऐसी जो है वो क्या है कि जिसमें मैं सेफ़ फील करती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं अपने अकायद पे भी बात कर सकूँ, अपने जो मेरे फाइनेंशियल आइडियालॉजीज़ हैं जिस तरह की भी हैं उन पे मैं बात करूँ और मुझे कोई अटैक नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ मैं बाहर जाती हूँ यहाँ से तो मेरे जान माल की हिफाजत है, एवरीबडी इज़ सेफ़। तो हमने एक दूसरे से को दूसरों को महफूज रखना है ना, अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपने एक्शन से। तो वही बात है कि ओनली वे इज़
कि आप एजुकेट करें और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। खुशहाली और इस्तेकाम तभी आएगा जब अगर आप अपनी सारी, हमारा कितना ज़्यादा बजट उस पे जाता है डिफेंस में, और जैसे इंसर्जेंसी हो जाती है कंट्री के अंदर, तो आप उसको काउंटर करने में ही लगे रहते हैं कि आप क्या स्टेबिलिटी लाएंगे या क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। तो अगर आपने पीस बिल्डिंग की है लोकल लेवल पर, तो फिर ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाकर खुशहाली, इस्तेकाम और इन सारी चीज़ों की बात बिल्कुल कायम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, इस पर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। अमन का आलमी दिन हम मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है और अपनी जिम्मेदारियों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू की जा रही है। इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत और ज़रूरत पर भी हम रोशनी डाल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, किस तरह से इकदाम उठा सकते हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं। अली से गुफ्तगू करते हैं। अली, जिस तरह से पहले डिस्कशन हुई थी, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करें और पाकिस्तान के हालात की बात करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला रही है और गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत एफर्ट की इस चैलेंज से निपटने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बेहतरी की जानिब है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ दहशतगर्दी को कंट्रोल करना ही काफ़ी है या दीगर मामलात का पुरअमन होना, पुरसकून होना भी ज़रूरी है? मेरा ख्याल है अब तक के प्रोग्राम का सबसे ज़बरदस्त सवाल है ये। थैंक यू। कि सिर्फ दहशतगर्दी को कंट्रोल करना ही काफ़ी है या इसके अलावा बाकी मेजर्स भी ज़रूरी हैं। एक हम कहते हैं हार्ड एफर्ट्स। आपने फॉर इंस्टेंस जब आप कोई वॉलेंट एक्सट्रीमिज्म हो रहा है तो आप उसको काउंटर करते हैं। एक होती है प्रिवेंशन की बात। ठीक। प्रिवेंशन का जो प्रोसेस है वो किसी काम के होने से पहले किया जाता है और जब कोई हादसा पेश आ जाए तो उसके बाद आप उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो तशद्दुद हुआ ख़ासतौर पर 9/11 के बाद से, जिस तरह से हमने पिछले 15 साल कमोबेश 60,000 लोग हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वो अपनी जान से गए। इस सारे उसके बाद हुआ क्या कि हमारे तकरीबन 12 के करीब हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए पिछले 12-15 सालों के अंदर और उन मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हमने ये किया कि जो हमारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी या जो ख़ासतौर पे जिनका ताल्लुक टेररिज्म से था उनको तो हमने कर्व कर दिया, हमने उनको डिसमेंटल कर दिया, हमने उनके नेटवर्क्स को बहुत हद तक जो है वो डिसमेंटल कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ जो सोच की तब्दीली का जो प्रोसेस है उसकी तरफ काम निस्बतन बहुत कम हुआ क्योंकि जो इवेंचुअली जो बयानियाँ या नैरेटिव वो तशद्दुद पसंद जमातें या शिद्दत पसंद जमातें कैरी करती हैं, जब तक उस बयानिया या नैरेटिव को आप डिसमेंटल नहीं करेंगे, उसका काउंटर या मुतबादिल बयानियाँ नहीं लाएंगे और उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक जो है वो ये अमन जो है वो देर पा नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम देखते हैं ऑन एंड ऑफ छोटे छोटे पॉकेट्स में अब हमें वो मसाइल नज़र आते हैं। कभी अगर ये आपको मतलब पिछले चंद दिनों में, कुछ महीनों में आप देखें तो मुल्क में भी हमने देखा कि बहुत सी ऐसा तनाव पैदा हुआ, मजहबी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी तनाव पैदा होते रहते हैं। तो वो जो नैरेटिव है उसको जब मौका मिलेगा तो वो वापस जो है वो अपनी जड़ें जो है वो समाज में फैलाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पैगाम पाकिस्तान शुरू हुआ रियासती लेवल पे, हमारे यहाँ और बहुत से ऐसे रियासती सतह पे बहुत से ऐसे काम किए गए जो उस आइडियोलॉजी को चैलेंज करते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सिलेबस के अंदर तब्दीलियों की बात हुई, मदारिस के अंदर रिफॉर्म्स की बात हुई, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम्युनिटी सर्विस को इनिशिएट करने की बात हुई। तो अभी हम निस्बतन उसमें नए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे हमने काउंटर किया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को या टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, वहाँ पे बयानिए के लिए अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो फिर इसके लिए सोच को बदल किस तरह से सकते हैं हम, उसके लिए कौन एफर्ट करेगा और कौन मैदान में आएगा? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ की जो इंटेलिजेंशिया है उसकी बनती है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोचने वाले हैं, उनकी बनती है। और हम चाहें ना चाहें रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि रियासत ने ये फैसला करना है कि हमने किसी भी सूरत किसी भी ऐसी जमात, किसी भी ऐसे ग्रोह, किसी भी ऐसे इंडिविजुअल, किसी भी ऐसे कह लीजिए सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को ना तो प्रोमोट करना है और ना ही
उनको जो है वो ऐसा मार्जिन देना है कि वो सोसाइटी के अमन को ख़राब कर सकें। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और उसके साथ साथ बयानिए की तब्दीली पर भी हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, इत्तेफाक कर लेंगे और इसको साइंटिफिक बुनियादों पे करना पड़ेगा, कॉस्ट एंड बेनिफिट के एनालिसिस के हिसाब से करना पड़ेगा। आप अगर कन्विंस हैं या नहीं है, आप ये जानते हैं कि मुआशरे में अमन होगा तो कारोबारी एक्टिविटी होगी। टूरिज्म की आप बात करते हैं, फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, हमने कहा ना मोटो पेश किया वो सारी, लेकिन अगर साथ साथ ऐसे वाकयात होते रहेंगे, अभी बहुत अंदोनाक वाकया मोटरवे इंसिडेंट पेश आया और ऐसे बहुत से वाकयात, तो आप कैसे टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं? एक लम्हे में आप वो बात करें और दूसरे लम्हे में ये ऐसे हालात हो रहे हैं, तो एक बड़ा कंसिस्टेंटली करने वाला काम है, जहाँ पे तमाम इदारों को ये इत्तफाक करना पड़ेगा कि no more space being provided to any organization or individuals जो सोसाइटी में अमन को ख़राब करने के हवाले से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने भी कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो होनी चाहिए। तो कुछ जब हम ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम सबके जहनों में आता है कि कानून की बालादस्ती होगी तभी ज़ीरो टॉलरेंस होगी और तभी जो है वो हालात पुरअमन होंगे। अब कानून की बालादस्ती की बात की जाए, पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारियों की बात की जाए, स्टेट की जिम्मेदारियों की बात की जाए, ये तो एक तरफ, इंडिविजुअल लेवल पे तरबियत को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, इस अवेयरनेस को किस तरह से उजागर किया जा सकता है? देखिए, मैं इनकी बात से मुकम्मल इत्तफाक करती हूँ कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है इसमें कोई शक नहीं कि वो रियासत की है। डेफिनेटली। और हर चीज़ का हल, मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि हमने कुरान और हदीस को क्योंकि पीछे डाल दिया, इस्लाम के नाम से हम एलर्जिक हो गए हुए हैं, तो हम अपने सारे मसाइल का हल जो हमारे पास कुरान में है। अब टेररिज्म की जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि उसको हमने काउंटर किया, लेकिन हमने लोगों की जहनीत को तब्दील करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल। अब फ़िरका वारियत की पिछले कुछ चंद दिनों से मैं देख रही हूँ कि दोबारा सोशल मीडिया पे सेक्टेरियन किस्म के ट्रेंड्स जो हैं वो हो रहे हैं। अब कुरान हमें क्या कहता है कि ए पैगंबर, सूरत अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने फ़िरके बना लिए, ग्रोह हो गए, आपका उनसे कोई वास्ता नहीं, बेशक, और क़यामत के दिन मैं उनको सब बता दूंगा जो वो करते थे। तो अल्लाह ताला ने कितनी सख्त वार्निंग दी है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कोई ताल्लुक नहीं, मतलब इस्लाम से, रसूल से उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो दीन से बाहर निकल गए हैं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं फ़लाँ ग्रोह से हूँ, फ़लाँ फ़िरके से हूँ। अब उसमें बहुत सारे, आप किसी एक फ़िरके को पॉइंट आउट नहीं कर रही, सब लोगों का ये होता है कि जी मैं इस फ़िरके से हूँ, मैं मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन है, तो मैं कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं। कायदे आज़म से भी जब पाकिस्तान बन रहा था तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप हुआ यू सुन्नी और शिया, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, वो मुसलमान थे, इट वाज नॉट शिया और सुन्नी, सो आई एम आल्सो मुस्लिम। तो सबसे पहली बात ये कि रियासत इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवा सकती है, रियासत ने किससे इम्प्लीमेंट करवाना है। एक तो हमारे थिंक टैंक्स का काम है, दूसरा हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम है, और मैं समझती हूँ कि ये अच्छा एक एफर्ट हो रहा है जो उन्होंने कहा है कि हम मदरसा और गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, सबकी एजुकेशन को जो है वो मॉनिटर करेंगे, एक जनरलाइज जो है वो सिलेबस लाएंगे, उससे आप चेक एंड बैलेंस रहेगा कि जहाँ पे सिर्फ मदरसा स्कूल में इस्लाम की ही तालीमात हो रही थी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं हो रही थी, वो भी होंगी, और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जहाँ पे बिल्कुल दीन इस्लाम की बात ही नहीं होती, वहाँ पे बच्चों को कुरान की जो ट्रांसलेशन की बात हो रही है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसको हमने देखना है। दूसरा जो है हर लिहाज से हम लोग अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। वही बात है कि अगर हम इस्लामी तालीमात की तरफ देखें और अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ला, बिल्कुल ये लाना बहुत ज़रूरी है। रुबाब, बहुत अच्छी बात की कुदसिया और अली ने। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम जो है इसी को आगे लेकर चलें कि जहाँ स्टेट की जिम्मेदारियों की बात हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, वहीं एक घर में भी तरबियत को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि एक घर से जो एक बच्चा परवरिश पा के आ रहा है उसका माइंडसेट क्या है, उसकी तरबियत में कौन कौन से इंस्टिंक्ट शामिल हैं, कौन से नहीं हैं। जी, घर तो बहुत ज़रूरी है, वो सबसे पहले आता है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप सबके घरों में बच्चे होंगे, अपने लिए तो भांजे भतीजियाँ इस तरह से होगा, तो उसमें ये है कि आप बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के सीख रहा होता है। ये तरबियत जो लोग कहते हैं ना कि ये बताएं, उससे ज़्यादा बेहतर है करके दिखाना। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैंने घर में अपने किसी ख़ास फ़िक़े के बारे में कोई बात की है, किसी जेंडर बाइसिस, तो हम बच्चों को बड़े मज़े से सिखा रहे होते हैं जेंडर बाइसिस, क्लासिज़म सिखा रहे होते हैं कि घर में जो काम करने वाला बंदी या बंदा होता है उसके बर्तन अलग होते हैं, वो आपके बराबर नहीं बैठ सकता। तो फिर
आप तो बच्चे को पूरी ट्रेनिंग दे दी है ना, आपने 7 साल की उम्र तक उसने बहुत सारा कुछ सीख लिया है। बिल्कुल। एंड देन जब वो स्कूल में भी जाता है तो आपके जो बाइसेस हैं आप उसको बच्चे के अंदर डाल रहे हैं। आप घर में बच्चा स्कूल जाता है तो वापस होमवर्क के लिए माँ के पास बैठेगा, बाप के पास बैठेगा, या फिर घर में जो खाला फूफो होंगी उनके साथ, तो वो अगर वो बाइस्ड है तो वो उसी, अगर करिकुलम में ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो उसको ऐसी एग्जाम्पल्स दे के सिखाएंगे कि वो बच्चे के अंदर आप खुद को भी नहीं आपको पता और आप बायस जो हैं वो कर रहे हैं। जहाँ पे अली ने बात की एक्सट्रीमिज़म की, तो वो और फिर उसमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो बहुत एक्सट्रीम शेप है। लेकिन अगर हम देखें तो वो शुरू कहाँ से होता है? रेडिकलाइजेशन से। तो हम रेडिकल कैसे हो रहे होते हैं? जो हम अभी बात की सोशल मीडिया पे कंटेंट है, घरों में, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। रुबाब, आप ही से जो है वो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाने की गुजारिश करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सत सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अमन का आलमी दिन और इसको मनाने का मकसद क्या है उसको हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ मुल्की तरक्की में कितना ज़रूरी है कि हम अमन इस्तेहकाम को प्रमोट करें, इसकी अहमियत को जानें और इस ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसके लिए तीनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस बताएं कि किस तरह से हम तरबियत में अमन ऐड कर सकते हैं, पुरअमन बना सकते हैं अपने बच्चों की सोच को, अपने बच्चों की तरबियत को, और इसके साथ साथ उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट भी हमने शामिल करना है कि मुल्क की तरक्की अगर वो चाहते हैं तो इस मुल्क का, इस माशरे का अमन इस्तेहकाम उन्होंने ही बरकरार रखना है। तो रुबाब, आप अपनी बात को ही मुकम्मल करें और साथ ही इसको कंक्लूड करेंगे सॉल्यूशंस में। जी, हम बात कर रहे थे कि एक दिन में तो नहीं होता कि कोई रेडिकल हो जाएगा, इट्स अ होल प्रोसेस, और वो प्रोसेस आपके बहुत छोटी उम्र से स्टार्ट हो जाता है। उसमें फिर स्कूल और सोसाइटी वो सब ऐड ऑन होता जाता है, तब जाके लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं। जहाँ तक सजेशन की बात है तो मेरे ख्याल में हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कोई एक वाहिद रास्ता नहीं है आपको अमन अचीव करने का। एक है इनफरादी सतह पर, जिसमें ये तरबियत, बच्चों की इंडिविजुअल आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप अपने घर में, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में। दूसरा है समाजी सतह पर, यानी सोसाइटल लेवल पर आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी लेवल पर, वो सारा कुछ। और तीसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आपकी स्टेट का रोल है, जिस पे अली ने काफ़ी डिटेल में बात की कि स्टेट का ही रोल है। तो ये 3 लेवल मेरे ख्याल में, जो मैं इसको अगर सिस्टमैटिक अप्रोच कहूँगी, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जाएंगे, सोसाइटल पे भी और इंस्टीट्यूशनल पे भी। उसमें आप सब कुछ कवर कर लेंगे। आप घर का वाला तरबियत पार्ट भी कर लेंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी आ जाएगा। फिर आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आप यहाँ जॉब करती हैं, टीवी चैनल में, हम इदारों में काम करते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कल्चर ऑफ पीस है, हम उसको कैसे कर सकते हैं। एंड देन जो गवर्नमेंट लेवल पर है, एक तो लॉ है, लॉ इन्फोर्समेंट है। दूसरा आपको अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स चलानी होंगी, आपको एजुकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च करने होंगे, तब जाकर कहीं आप वो इक्विलिब्रियम जो है ना अचीव करने के करीब पहुंचेंगे। सो फॉर मी इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। बहुत अच्छी आपने बात की। अली, आपके पास क्या सजेशंस हैं इसके हवाले से? मेरी सजेशन में फर्द तक ही रहता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी अफराद ही का मजमूआ है। बिल्कुल। हम बहुत सी देखें, सरकारी सतह पे क्या होना चाहिए, रियासती सतह पे जो बात हो गई, कल्चर लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, फर्द को मेरा ख्याल है ये फैसला कर लेना चाहिए। अब हम इतने अवेयर हैं, हमारे पास इतने इन्फॉर्मेशन के जराए मौजूद हैं कि मैंने इनटॉलरेंस को टॉलरेट नहीं करना। हमारे अंदर टॉलरेंस इनटॉलरेंस के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हम इनटॉलरेंस को टॉलरेट करते हैं, हमने इनटॉलरेंस को टॉलरेट नहीं करना। हमने किसी ऐसी सियासी जमात को वोट नहीं देना जो दूसरों से लड़ाई झगड़े की बात करती हो, मुनाफरत पर बात करती हो, तासुब को फिरोग देती हो। हमने ऐसी किसी मजहबी और किसी और ऐसी इलाकाई या सूबाई या जैसी भी आप कह लीजिए, वो लिसानी बुनियादों पर हो, किसी बुनियाद पर हो, ऐसी जमात या ऐसे ग्रोह या ऐसे फर्द को प्रमोट नहीं करना जो लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने की बात करता हो। हम सबको इतना मेरा ख्याल है कि शऊर हम सब में इतना मौजूद है कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने अपने बायसेस या अपने तासुबात की बिना पर, क्योंकि फलां शख्स तो मेरी पार्टी से है, मेरे मजहबी फिरके से है, मेरी सियासी जमात से है, मेरे सूबे का है, इन तमाम से बाला होकर हमें
उन तमाम लोगों का से जो है वो कम से कम, अगर मैं बाइकआउट जरा सख्त लफ्ज हो जाता है, लेकिन कम से कम हमें इस बात का इजहार करना है कि हम उनसे बेजारगी का इजहार करें और उन लोगों को लेकर आएं या उन लोगों को सपोर्ट करें जो जोड़ने की बात करते हैं और मोहब्बत की बात करते हैं। फर्द के लेवल पे तो ये काम हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, करना बहुत जरूरी है। कुछ से आपके पास क्या सजेशंस हैं? देखिए, इंटरफेथ हार्मनी के लेवल पे भी काम होना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, जो दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं पाकिस्तान में, जो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उनके साथ भी जो है इंटरफेथ डायलॉग हो, तो पाकिस्तान में एक इंटॉलरेंस का कल्चर बढ़ता जा रहा है, वो ख़त्म हो जाए। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। तो सहाबा ने फरमाया कि मजलूम की मदद समझ आती है, जालिम की हम किस तरह मदद करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको जुल्म से रोक दो। तो जहाँ पे हम ज्यादती होते हुए देखें माशरे में, हम उसको अगर ज़बान से बुरा नहीं कह सकते, कम से कम दिल में बुरा जाने। और जैसे बच्चों की तरबियत की बात हो रही थी, तो बच्चों को बचपन से ही हम ये तरबियत दें कि आपने हर किसी के साथ अच्छा सलूक करना है, इवन चाहे वो गैर मुस्लिम है, बिल्कुल बहुत इंसान है और इंसानियत के नाते हमने सबके साथ अच्छा सलूक करना है। दूसरा, जैसे अमन की बात कि अमन हमने किस तरह से लाना है, आप बंदा ये सोचता है कि मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे इतने छोटे से एफर्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन के मुताबिक आपके साथ मामला होगा। जैसे जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग भड़काई गई थी, तो एक छोटी सी चिड़िया मुंह में पानी के कतरे लेके जा रही थी और वो बुझा रही थी, तो उसको दूसरे जानवरों ने कहा कि तुम इतनी छोटी सी चिड़िया हो, तुम्हारे मुंह में एक छोटा सा कतरा आ रहा है, तो तुम क्यों जो है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आग तो नहीं बुझेगी। सही। उसने कहा आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन मैं तो अपना हिस्सा डालूंगी और मैं तो उन लोगों में शामिल हो जाऊंगी जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। तो हमने ये देखना है कि हम चाहे एक ही इंसान है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर काम करेंगे और हर कोई अगर यही सोचेगा, तो फिर पूरे माशरे में जो है वो तब्दीली आएगी। यकीनन तब्दीली आएगी और तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे सजेशंस हमारे तीनों मेहमानों की जानिब से आए हैं, जिसमें हमने यही जाना कि हम किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो पूरा करने के लिए एक कोशिश की जा सकती है, एक सोच डेवलप की जा सकती है। कुछ आपसे स्टार्ट लूँगी, कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अब मैसेज यही है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए मेरा मैसेज है, क्योंकि वो पहली दरसगा होती है जो माँ की गोद होती है, और उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, अगर इंफरादी सतह पर बात की जाए, तो इन लोगों पर आती है, पेरेंट्स पे और टीचर्स पे। तो पहले दिन से ही बच्चों की अपनी इस तरह की तरबियत करें कि पॉजिटिव उनको वर्ड्स उनके सामने यूज़ करें, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ ना करें। बिल्कुल। तभी हम उनको अमन की तरफ, अमन पसंद बना सकते हैं और अमन की तरफ ला सकते हैं। यकीनन। अली, आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम यही होगा कि फर्द के लेवल पर आप कोशिश करें कि जो आप कर सकते हैं, एटलीस्ट ये कर लेंगे यार अगले 1 साल तक मैंने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम पे नफरत अंगेज नामवाद शेयर करना है, ना उसको लाइक या कमेंट करके उसको बल्कि कोशिश करनी है कि उसको जिस हद तक कर सकें इग्नोर करें। बड़ी खूबसूरत बात, छोटे लेवल पे करने। हम बड़े बड़े ग्रैंड डिजाइन की बात, वो काम करने वाले जो आप कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उसके रिजल्ट सामने उसी की कोशिश करें। एक लाइन का मैसेज दो आप। एक लाइन सबको इंक्लूड करें इस प्रोसेस के अंदर, किसी के साथ किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें उनकी आइडेंटिटी की बेस पर। बहुत खूबसूरत बात। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह के पास।